नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नई दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इसमें झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और अर्जुन मुंडा और इसके साथ ही समीर उरांव समेत झारखंड के कोर ग्रुप के कई सदस्य मौजूद रहे। बैठक में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन हुआ और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के जल्द ही झारखंड दौरे को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। 2024 के आखिरी में जो विधानसभा का चुनाव है, उस दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने तैयारी की भी। एक प्रकार से क्या क्या चुनौतियां हैं हमें और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, सामान्यतया इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। नवंबर में झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी बीएल संतोष जी सब हमारे टीम के साथ बैठा। एक प्रकार से हमने अगली 5 महीना में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आगे जाना होगा, इसका ऊपर पूरा मंथन हुआ। और लोकसभा चुनाव का जो हमें एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ झारखंड से, उससे हमारा टीम का मन में ये भी विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहा हैं। झारखंड के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कार्यकर्ताओं की एकजुटता का दावा किया है। सीता सोरेन के आरोप पर उन्होंने कहा कि दुमका में सिर्फ 20,000 वोट से बीजेपी की हार हुई है और इसके कारणों की समीक्षा होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी नेता और कार्यकर्ता जुट जाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ है उससे हमें शिक्षा लेके आगे बढ़ना है। तमाम सारे मुद्दे थे झारखंड में, लेकिन एक बात हमें झारखंड का टीम को धन्यवाद देना पड़ेगा कि 9 सीट में हमारा विजय रहा। अच्छा मार्जिन से हमें जीता। सीता सोरेन थोड़ी ही मार्जिन से हारा, हमारा दुख है उसके लिए। और हम आगे प्रयास करेगा कि वो सीट में भी जो हम 20,000 वोट से हारे हैं, आगे जीतने का हमारा कोशिश रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ के गोपीनाथपुर में बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी को लेकर के 2 दिन से अशांति फैली हुई है। 2 समुदाय के उग्र सदस्य आमने सामने हैं। आज लगातार दूसरे दिन गोपीनाथपुर में पथराव और बमबाजी हुई। इस घटना का वीडियो सामने आया है और एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर गांव में एक समुदाय के सदस्यों पर पाकुड़ के गोपीनाथपुर में पथराव और बमबाजी करते देखा जा रहा है। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पाकुड़ पुलिस के जवान मुस्तैद है। और बोकारो में डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट में हादसा हो गया। इसमें 2 ठेका मजदूर झुलस गए हैं। बोकारो थर्मल के बी प्लांट में कटिंग का काम चल रहा था, तभी बिजली के केबल से झटका लगा और राधा टीएमटी कंपनी के 2 ठेका मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल मजदूरों को तुरंत डीवीसी के बोकारो थर्मल अस्पताल में ले जाया गया। वहां से उन्हें बोकारो के बीजीएच रेफर कर दिया गया और मजदूरों ने राधा टीएमटी कंपनी पर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सेफ्टी अफसर टरबाइन के अंदर बैठे रहते हैं और उन्हें साइट पर राम भरोसे छोड़ देते हैं। देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी विधायक नारायण दास के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों निजी होटल में बीजेपी विधायक नारायण दास से धक्का मुक्का का मामला
तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में बीजेपी विधायक नारायण दास ने बीजेपी सांसद के समर्थकों पर एफआईआर कराया है। वहीं बीजेपी विधायक नारायण दास के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समर्थकों ने पैदल मार्च निकाला और विधायक को बर्खास्त करने की मांग की। विरोधी नेता नारायण दास को पार्टी से बर्खास्त करे। इन्होंने मोदी जी के चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य किया है, जिसका हम लोग ने विरोध किया। हम लोग को गुंडा की उपाधि उन्होंने दिया है। हम लोग पार्टी में पूर्व पदाधिकारी रह चुके हैं। समीक्षा बैठक चल रही थी, तो बाद में हम लोग जाकर मिले तो वहाँ जाकर हम लोग को धक्के मारकर निकाल दिया है। पहले ये लोग को हटाओ यहाँ से। तो हम लोग पार्टी फोरम पे हम कार्यकर्ता हैं। हम लोग दिन रात मेहनत किए लोकसभा के चुनाव में। मुझे वीडियो बैंक का संयोजक भी बनाया गया गोड्डा लोकसभा का। तो हम लोग का हक है कि वहाँ जाके पार्टी फोरम में हम लोग बात रखें। तो नारायण दास जी को क्यों, हमारे विधायक जी को क्यों वो बात रख रहा है? तो मैं यही पूरे पार्टी से मांग करती हूँ कि ऐसे विधायक पे कार्रवाई हो। और इस मामले को लेकर के देवघर में बीजेपी की बैठक में विधायक नारायण दास से धक्का मुक्की के खिलाफ भीम आर्मी ने रैली निकाली है। साथ ही टावर चौक पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पुतला भी फूका। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर बीजेपी विधायक नारायण दास पर हमला करवाने का आरोप है। इस विवाद को लेकर देवघर में हंगामा बढ़ता जा रहा है। भीम आर्मी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। उसका जो है घोर निंदा करते हैं कि ऐसा गुंडागर्दी आपका नहीं चलने देंगे। आप एक दलित समाज, एक दलित विधायक को मारे हैं, पूरे दलित को आप तमाचा मारे हैं और गाली देने का काम किए हैं। इसका घोर हम लोग निंदा करते हैं। और अब रुख रांची की खबर का करेंगे। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को कल 100 बेड का आश्रय गृह सौंपा जाएगा। ये आश्रय सदन सालों पहले बनकर तैयार हो गया था, पर उद्घाटन के बगैर बेकार पड़ा हुआ था और इस दौरान कई खिड़की और ग्लास टूट चुके हैं। अब इस बिल्डिंग को रिम्स प्रबंधन के हवाले किया जा रहा है ताकि मरीजों और उनके परिजनों को ठहरने की सुविधा मिल सके। वहीं रिम्स प्रबंधन ने कहा कि बिल्डिंग को हैंडओवर लेने से पहले उसकी जांच की जाएगी। है क्योंकि उनके जो कर्मचारी है वो कल आएंगे और कल हैंडओवर करेंगे ऑफिशियली। अब वो रिम्स को हैंडओवर हो जाएगा। उसके पश्चात इस विषय में कि उसका फॉर्मल का भी इनॉग्रेशन करना है और वहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग अभी जो फैसिलिटी है तो उसके मेंटेनेंस के लिए कैसे जो है व्यवस्थाएं करनी है, इसके बारे में कल फिर विचार होगा। कि 100 बेडेड है जो पेशेंट हैं उनके लिए, उनके अटेंडेंट के लिए, तो उससे जुड़ी जो भी सुविधाएं हैं वहाँ पे, तो जैसे वॉशरूम हो गए या कैंटीन का एरिया है या क्लीनिंग वाली जो चीज़ें हैं, तो इन सब के लिए या सिक्योरिटी सेफ्टी वाली चीज़ें अगर वो रख के जा रहे हैं अपने सामान उन सब के लिए, तो इन सारी सुविधाओं के लिए वहाँ जो मैन पावर है वो चाहिए होगा। रिम्स में इलाज के लिए पहुंचे मरीज के परिजनों को अब जल्द ही आराम मिल सकता है। ये आराम इस लिहाजे से क्योंकि कल पावर ग्रिड द्वारा बनाए गए विश्राम सदन को रिम्स को हैंडओवर किया जाएगा। यानी 100 बेड का एक आश्रय गृह जिसे बनाया गया है उसे आचार संहिता लगने से पहले ही पूर्ण कर लिया गया था, लेकिन अब उसे हैंडओवर करने की तैयारी चल रही है और कल रिम्स को हैंडओवर किया जाएगा। पावर ग्रिड द्वारा बनाए गए इस आश्रय गृह के अंदर कैंटीन से लेकर रहने तक की सुविधा मरीज के परिजनों को रहने वाली है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस दिन से ये पावर ग्रिड बनकर पूर्ण हुआ उसके बाद सरकारी पेच में फंसता रहा और इसका उद्घाटन नहीं हो पाया और इस दौरान तस्वीरें निकलकर सामने आई कि कई जगहों पर शीशे टूटे हुए मिले। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने अब कहा है कि जल्द ही यानी कल के दिन जब उन्हें यह सौंपा जाएगा तो सबसे पहले रिम्स प्रबंधन इसकी जांच करेगी कि इसके अंदर क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त है और क्या कुछ कमियां हैं। जो भी कमियां रहेंगी उसे पावर ग्रिड द्वारा, जब इसे बनाया गया है तो भवन निर्माण द्वारा उसे मरम्मती पहले कराया जाएगा, फिर वो हैंडओवर लेंगे। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो चर्चा ये रहा था कि जब आचार संहिता लग रहा था यानी चुनाव से पहले ही इसके उद्घाटन हो जाने थे, लेकिन उद्घाटन में विलंब हुआ है और विलंब होने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कल इसे जो है वो रिम्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर जल्द ही ये आम लोगों के लिए ये सुविधा यानी मरीज के परिजनों को इस सुविधा यहाँ पर मिलने लग जाएगी। लेकिन जिस तरीके से स्थिति स्पष्ट यहाँ पर देखने को मिली है कि कई कांच टूटे हैं, ये सवालिया निशान स्थानीय लोगों पर भी खड़ा होता है कि जब आपके शहर में इतना खूबसूरत सा और आलीशान सा बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ है तो आखिर उसे क्षतिग्रस्त करने की क्या जरूरत पहुंच रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
रांची में 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी और इसकी तैयारी जोरों पर है। रथ बनाने और उसकी लकड़ी बदलने के साथ साथ रंग रोगन का काम चल रहा है। इस बार रथ की ऊंचाई 5 फीट बढ़ जाएगी। राज्य के डीसी राहुल सिन्हा ने रथ यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। तय कार्यक्रम के मुताबिक 22 जून को स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ अज्ञातवास में चले जाएंगे। 6 जुलाई को नेत्रदान होगा और 7 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगी। हम लोग विधि व्यवस्था को लेकर करेंगे, जिसमें जिला के सभी लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारीगण तथा पुलिस डिपार्टमेंट के भी सभी अधिकारीगण रहेंगे और बिल्कुल सामूहिक तरीके से इस मेले को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक तरीके से संपादित कराया जाएगा। झारखंड में मनरेगा का लाभ लेने के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि मनरेगा से जुड़े सारे काम अब पंचायत भवन में ही हो जाएंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने इसके लिए संयुक्त आदेश जारी किया है और इसके साथ ही मनरेगा से जुड़े 26 तरह के कार्यों को पंचायत भवन में शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि डिजिटल पंचायत के तहत 300 मुखिया को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। संयुक्त हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। इसके तहत मनरेगा के करीब कुछ ऑनलाइन प्रविष्टियां, करीब 26 ऑनलाइन प्रविष्टियां अब पंचायत स्तर से ही कराने के लिए अनिवार्य किया गया है। और जैसे मैं उदाहरण के लिए देना चाहूँगी, वेज लिस्ट जनरेशन, मटेरियल लिस्ट जनरेशन, नया जॉब कार्ड देना या एग्जिस्टिंग जॉब कार्ड है उसमें कुछ चेंजेस कराना, जैसे आधार नंबर अपडेट कराना या कुछ नाम कुछ अपडेट कराना, पता अपडेट कराना, इस तरह की और भी कई तमाम सुविधाएं हैं मनरेगा जॉब से संबंधित, जो कि अब पंचायत स्तर पे ही उपलब्ध हो जाएंगी। रांची में चढ़ते पारे के साथ ही पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पांड्रा के शाहदेव नगर में बूंद बूंद पानी के लिए मोहल्ले वासी तरस रहे हैं। हालात ये हो गई है कि टैंकर के इंतजार में भूखे प्यासे शाहदेव नगर वासियों को घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ता है। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 के संवाददाता संजय सिन्हा। को तरस रही राजधानी, क्योंकि राजधानी मांगे पानी। जी हाँ, हम इस समय राजधानी रांची के पंड्रा के शाहदेव नगर में हैं, जहाँ किस तरह मोहल्ले के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पर नगर निगम के टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय घड़ी में 12 बजे हैं और यहाँ पर घर में पानी का कनेक्शन तो पहुँचा है, लेकिन पानी नसीब नहीं हो पा रहा और यहाँ पर लोग मांग रहे हैं। तो पानी किसका इंतजार कर रहे हैं? पानी के लिए, टैंकर के लिए। तो क्या टैंकर हर दिन आता है? नहीं आता है। तो फिर इंतजार किस लिए करते हैं? इंतजार कर रहे हैं कि पानी आएगा तब भरेंगे। आपके हाथ में प्लास्टर है फिर भी पहुँचे हुए हैं, बताइए। हाँ, हम लोग को पानी के बहुत तकलीफ है सर, और पानी के लिए हम लोग के बहुत टेंशन है। साल भर से बोरिंग हुआ, बाकी टंकी अभी नहीं बैठा है और टंकी बैठा दिया जाए हम लोग के, कि पानी की सुविधा हो जाए। पानी भरने के चलते नहीं गए स्कूल। मम्मी लोग बोली पानी भर लो फिर मत जाओ जी स्कूल। किस क्लास से पढ़ती हो? 9 क्लास में। तो 9 क्लास की छात्रा आज पानी भरने के कारण स्कूल नहीं गई? हाँ, नहीं गए। तुम किस क्लास से पढ़ती हो? 10 क्लास में। तो तुम्हारी ड्यूटी भी लगी हुई है पानी भरने में? हाँ। हाँ, पानी नहीं है, इसी वजह से बच्चा क्या स्कूल नहीं भेजे। बाल्टी लगाए हुए हैं कि आएगा टैंकर तो पानी भरेंगे, कब आएगा इंतजार कर रहे हैं, क्या आएगा। तो बच्चे लोग क्या स्कूल टाइम अब ज्यादा हो गया, तब कहाँ जाएगी। लोग यहाँ पहुँचे हैं, बोले कि ये पानी जो है हर दिन यही लाइन लगती है? हाँ, पर डे लाइन लगती है और ये तो आज 9 बजे से लाइन लगा है, पर डे 5 बजे से लाइन लगता है और टैंकर का कोई भरोसा नहीं है। टैंकर कभी आया कभी नहीं आया। पानी जो है बहुत दिक्कत है, हम लोग को पानी का बहुत प्रॉब्लम है। बच्चा लोग नहवाते हैं तो वही टब में हम लोग नहवाते हैं, कि जो पानी बचेगा ना वो इसी से हम लोग कपड़ा फीसते हैं, फिर उसी से घर का पोछा मारते हैं। इतना मुश्किल से करते हम लोग। तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि नगर निगम का टैंकर अगर आज आया तो घर में पानी पहुंचेगा और लोग इंतजार कर रहे हैं तो नगर निगम के टैंकर का। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अब रुख मौसम की खबर का करेंगे। गर्मी से जूझ रहे झारखंड वासियों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने जल्द ही मौसम के करवट लेने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिन में मानसून झारखंड में दस्तक दे सकता है। साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। राज्य भर में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। बंगाल की खाड़ी वाला जो ब्रांच है वो लगभग 7 से 10 दिन से
आपको पूर्वोत्तर को कवर कर चुका है और सिलीगुड़ी सिक्किम पर्वतीय जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे वो अभी है। तो अगले 2-3 दिनों में उसकी स्थिति थोड़ी सी मजबूत बनने की संभावना है और 3-4 दिनों के आसपास में बंगाल, बिहार के साथ में झारखंड के भी कुछ हिस्सों में मानसून का आगमन की संभावना जताई जा रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि पीछे में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट असम में और उसके कारण भी मॉइस्चर जो है वो झारखंड की तरफ ही आ रहा है। कोडरमा में सालों पहले बनी हवेलियां सुनहरे अतीत की दास्तां सुना रही है, पर झारखंड की इस धरोहर को संजोने की कोई पहल नहीं हो रही है। खंडर हुई हवेली, दीवार पर उगे पेड़, कभी गुलजार रही हवेली में छाई वीरानगी। हवेली की दरो दीवार पर उगे पेड़। खंडर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। मसनोडी की इन शानदार हवेलियों की आज कुछ ऐसी ही दुर्दशा हो गई है। खंडर होती बिल्डिंग, टूटते फूटते प्लास्टर और बदरंग होती इमारत। हवेली की दरो दीवार पर चारों ओर पेड़ पौधे उग गए हैं। कभी मजदूरों से गुलजार रही ये हवेलियां आज जर्जर होती जा रही है और वहां सन्नाटा पसरा है। मसनोडी के 200 एकड़ इलाके में ऐसी कई शानदार हवेलियां हैं। किसी हवेली का नाम नौलखा है तो किसी का नाम 13 लखा और गंगा महल। सालों पहले बनी ये इमारतें झारखंड के सुनहरे अतीत की याद दिलाती हैं, पर आज इस धरोहर को सहेजने वाला कोई नहीं है। और करीब हमको लगता है कि करीब 200 साल करीब हो गया होगा इसका एज, कि सारा चूना और सुर्खी से बना हुआ है और बहुत ही मजबूत है। उस समय इसकी लागत हुई थी 9 लाख रुपया से कुछ ऊंचा ही था, इसलिए 9 लाख लोग जिला में इसी के नाम से फेमस है। इन हवेलियों की खासियत ये है कि गर्मी के दिनों में इसके कमरे ठंडे और ठंड के दिनों में गर्म रहते हैं। पर्व और त्योहार के मौके पर आज भी हवेलियों में ग्रामीणों की भीड़ जुटती है और इसके बहाने अतीत की इन यादों में संजोने की पहल रंग लाती दिखती है। अभी इसमें हम लोग लगभग करीब 85 से 90 के लगभग परिवार रहते हैं। जितना रूम है वो ठंडा हो जाती है और ठंडा के दिन में गर्म हो जाती है। जो हवेली कभी झारखंड की पहचान हुआ करते थे, वो बंगले आज देख रेख के अभाव में अपनी ही धरती पर बेगानापन महसूस कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है इन्हें सजोने और सहेजने की। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं। बिहार की मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल बेगनिया पुल का अप्रोच रोड धंसा। अप्रोच रोड धंसने से आवाजाही रुक गई है। भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मोतिहारी से बड़ी खबर बता रहे हैं, लाल बेगिनिया पुल का अप्रोच रोड धंस गया है, जहां अप्रोच रोड के धंसने से आवाजाही रुक गई है, बाधित हो गई है और भारी गाड़ियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। लंबी कतार गाड़ियों की। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अप्रोच रोड जब धंसा उसके बाद से आवाजाही बाधित हो गई है और इसीलिए लोग इकट्ठा हो गए हैं। रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ रुपए मूल्य का अफीम का डोडा जब्त किया है। यह डोडा रांची से तस्करी करके राजस्थान लेकर जाया जा रहा था। इसी बीच रांची पुलिस ने डोडा से भरा ट्रक जब्त कर लिया, पर कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया है। अब रांची पुलिस ट्रक के नंबर के जरिए नशे के सौदागरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हम लोग जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन बढ़ाए तो जो इस गिरोह के सरगना हैं उनकी गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई है। पिछली बार भी आपको याद होगा खरसीदाग में एक गिरफ्तारी हुई थी जो राजस्थान का ट्रेडर था, किंग पिन था। और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके रांची पुलिस ने इस बार भी जो है राजस्थान के गैंग के एक ट्रक को पकड़ा है। हालांकि अभी भागने में सफल हो गया, लेकिन उस ट्रक के ऑनरशिप के बेसिस पर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसमें जो है कुल जो है 2885 केजी डोडा, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 30 लाख से ऊपर होगी।
रामगढ़ पुलिस ने सुशीला देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5वें आरोपी को गढ़वा से गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम अंकित उर्फ अनिकेत कश्यप है। आरोपी के पास से चांदी के बर्तन और कई जेवर मिले हैं। इस मामले में मृतक की बहू की बड़ी बहन कुमारी स्नेहा, पति आरिफ नैयर, अशरफ अली और कासिफ अमीन पहले ही दबोचे जा चुके हैं। कर्ज में डूबी स्नेहा ने पैसे और जेवर के लिए इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। इसमें कुमारी स्नेहा, उसके पति आरिफ नैयर, अफसर अली और कासिफ मून अमीन। इसमें एक और महत्वपूर्ण अभियुक्त जो कि गढ़वा का रहने वाला अंकित उर्फ अनिकेत कश्यप, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है गढ़वा से। और इसके पास से जो चांदी के जेवरात की लूट की गई थी और जो कुछ बर्तन हैं उनकी बरामदगी भी की गई है। इसमें जितने भी अभियुक्त इस कांड में संलिप्त रहे हैं उन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।